वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। अब हम इस चैप्टर की पूरे की एक बार रिवीजन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर इसके मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये सारा का सारा ही चैप्टर केमिकल रिएक्शंस पे बेस है और इक्वेशंस का क्या मतलब है उसको समझाने की मैंने आपको कोशिश की। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज 3 पार्ट्स में पहले वो वीडियोस देख लें, ताकि अभी तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकैप करूंगा, ठीक है, रिवाइज कराऊंगा। तो आपको एक बार वो देख लेंगे तो इसको समझने में आपको आसानी होगी बहुत। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग की थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाया था जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या यहाँ पर आप इतना बता सकते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? हमने आपको बताया ना हमारे पास कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं, तो ये किस टाइप कैटेगरी में आएगी? दिस रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा? यस, कुछ लोग पहचान गए होंगे। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। उसके बाद हम और थोड़ा आगे चलते हैं। ये हम सबने कर लिया था, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंबल फॉर्म में इस रिएक्शन को हमने इस तरह से लिख दिया है। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? इज इट ए बैलेंस रिएक्शन? क्या फिगर आउट कर पा रहे हैं? देखिए, अब हमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल होने चाहिए, यही कंडीशन है बैलेंसिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक एटम है। आपको क्लियर होना चाहिए Mg इज ए सिंबल ऑफ मैग्नीशियम एंड O2 इज ए सिंबल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इस तरफ हमारे पास ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। तो ये जो रिएक्शन है इट इज नॉट ए बैलेंस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो तो कौन सा लॉ इनवैलिडेट हो जाता है या वैलिड नहीं रहता? तो आपको पता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं रह पाता अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो। तो उसको वैलिड रखने के लिए हमें इसको बैलेंस करना मस्ट है। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम इसको? देखिए, यहाँ पे O2 है तो मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट इसके आगे 2 प्लेस कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 प्लेस किया तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो 1 into 2, 1 यहाँ इसके पैरों पे 1 है, राइट। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब ये 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, पर मैग्नीशियम भी 2 हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यस, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बैलेंसिंग का। आपको मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा वन गो में। अब यहाँ पे देखिए, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बनता है। क्या ये बैलेंस है? चेक इट आउट करते हैं। जिंक का यहाँ पे एक ही है, यहाँ पर भी एक है, बैलेंस है। ये देखिए, इन्होंने इस तरह से टेबल बना के आप इसको कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक ही एटम है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो ये जो रिएक्शन हमें गिवन है इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके। अब आपने ये तो मुझे बता दिया कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो क्योंकि मैं आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करवा रहा हूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की थी उसमें से ये कौन सी कैटेगरी में आती है? यस, तो मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। बताइए, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? किस तरह की ये किस वैरायटी की रिएक्शन है? अगर आपने फिगर आउट कर लिया होगा तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया गया, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वो चली जाएगी। तो यहाँ पे जिंक क्या है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। इस बात इससे ये भी हमें पता चल रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्लियर? चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास एक ये रिएक्शन है Fe प्लस H2O Fe2, इसको भी बैलेंस करना है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्लियर दिख रहा है आपको? यहाँ पे आयरन 1 एटम है, यहाँ पे आयरन के कुछ 1 है, यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। तो
हम आयरन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे टेबल ड्रॉ कर लेंगे और उसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करके लिखेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इनफ तो आप सीधा ही कर पाएंगे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट हियर 3। ओके, तो जैसे ही मैंने 3 लिखा यहाँ पे, आयरन 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमें। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिंगल है, तो 1 का 4 कैसे बनाया जा सकता है, बाय मल्टीप्लाइंग 1/4। तो वाटर, यहाँ पे वाटर के आगे का कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, वाटर के 4 एटम्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी 4 है, आयरन 3 है, आयरन 3 हमने पहले कर दिया। तो अब हमारा ऑक्सीजन और आयरन बोथ साइड बैलेंस हो चुका है। लेकिन वाटर के मोलिक्यूल के आगे जब मैंने 4 लिखा तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए, पर यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। राइट, मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, हमारी इस बुक में बॉक्स लगाकर ये समझाया गया है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि हम ये बॉक्स मेथड क्यों यूज करते हैं, हाँ? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, बॉक्स मेथड इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप गलती से भी बॉक्स के अंदर कोई भी छेड़खानी ना कर सकें। आप बैलेंसिंग में सिर्फ बाहर कोएफिशिएंट को ही चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बट आप बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट राइट 3 here 4 here इनसाइड द बॉक्स। आपके पास लिबर्टी है बाहर कोएफिशिएंट प्लेस करने की, जस्ट। तो जैसे अभी इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा था, क्लियर। यहाँ पे H2O को बैलेंस करते वक्त हमने यहाँ पे 4 लिखा था, आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हमने 4 लिखा था और यहाँ पे भी हमने 4 लिखा था, तो ये बैलेंस हो गया था। राइट, अब ये बैलेंस हो गया, तो ये हमारी बैलेंसिंग है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बैलेंस है। बैलेंसिंग आपकी तब खत्म होगी जब बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम हर एटम के इक्वल हो जाएंगे। एक के नहीं, सभी के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आयरन भी हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद हमने ये बताया था कि इक्वेशन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें ब्रैकेट में ये भी लिखना होता है ये कौन सी स्टेट में है, ठीक है ना। ओके, चलिए मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे शो हो रही है, ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है? यस प्लीज। देखिए, आयरन यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है जी। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये यहां पे कुछ क्लियर कट नहीं हो रहा, छोड़िए इसको रहने दीजिए। पर ऊपर वाला रिएक्शन कंप्लीटली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 और डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव यू 1 सिंगल सब्सटेंस। यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो छोड़िए इसे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है। ओके, एक ही क्वेश्चन है बहुत यहां पे। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? अब मैंने आपको इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा रिएक्टिव कम हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, तो जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कार्बोनेट की लेयर है, जब हम उसे सैंड पेपर से साफ कर देते हैं तो हमारे पास क्लीन सरफेस आ जाता है मैग्नीशियम का, ठीक है जी। तो जो क्लीन सरफेस आएगा उसके साथ बहुत ही अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आ जाती है रिबन के ऊपर, वो किसका एग्जाम्पल है? वो टॉपिक हमने आपको अभी समझाया था एंड ऑफ द चैप्टर पे। वो अगर आप गेस कर पाए, दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। क्या कह रहा हूं मैं? कोरोजन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब भी किसी मेटल सरफेस को हम एनवायरमेंट में रखते हैं तो उस पर एक्शन ऑफ एयर, एसिड, मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की लेयर रिएक्ट करके एक नया लेयर उस सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, जिससे उसकी शाइन खत्म हो जाती है। ज्यादातर मेटल
जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं बहुत ही शाइनी होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी अपीयरेंस डल हो जाती है, जैसा कि सिल्वर में भी देखने को आपको मिलता है, गोल्ड में भी होता है पर बहुत कम होता है, ना के बराबर, इसलिए गोल्ड को हम एज ए ज्वेलरी यूज करते हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग वाले हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग करनी है आपको। अच्छा, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे बैरियम क्लोराइड लिखा है, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट लिखा है, आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं आते तो आप इनको बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने ये आपको समझाया था, तो यहाँ पे दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जैसा कि बताइए आपको अब ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का एक आपको क्वेश्चन भी आता है। इस सब्सटेंस को जब हम वाटर में रिएक्ट करते हैं तो ये स्लेट लाइन बनता है, इसको हम अपने व्हाइट वॉश करते हैं। ये व्हाइट वॉशिंग में हम इसको अप्लाई करते हैं वॉल्स के ऊपर, और ये वॉल्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो हमारी एयर में CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट का शाइनी नेचर होता है। अब इस व्हाइट वॉश में लोग कलर भी ऐड कर देते हैं, तो कलर होने से उस कलर का आपका वॉल का कलर आ जाता है। ओके, अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इजी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक C+O2 मिलकर CO2 बनता है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये बैलेंस भी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस O2 2H2 मिला, इसको उल्टा करके देखें। अभी मैंने आपको एक लेकर आऊंगा इस रिएक्शन पे दोबारा समझाने के लिए, इस रिएक्शन पे दोबारा लेके आएंगे क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सोथर्मिक बताया था मैंने, जिसमें हीट भी निकलता है जिस रिएक्शन में। एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे कि जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक क्यों माना जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स। So this is a perfect example of exothermic reaction. So respiration, that's why considered as a exothermic reaction. इसी रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो और वो हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है और अपने अलग और तरह के मेंटेनेंस पर परफॉर्म। इवन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आई थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। ओके, मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, फेरस और फेरिक में क्या फर्क होता है। जो फेरस होता है उस पर +2 चार्ज होता है, ठीक है, और जो फेरिक होता है उस पर +3 चार्ज होता है। उस आयन पे आयंस होती हैं, सोल्यूशन में जाके आयंस बन जाती हैं, तो उनपे ये चार्ज की वजह से हम इस पे इसका ये नाम देते हैं। तो ये भी मैंने आपको काफी सारे, ये सारे के सारे जो आप कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है, ये लाइमस्टोन है। ठीक है, ये इसमें क्योंकि हीट यूज हो रही है तो दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप इनको कुछ रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स पासिंग करंट थ्रू द वाटर। ओके, और यहाँ पे हम एसिड, ये जो वाटर होता है प्योर वाटर नहीं होता, ये एसिडिफाइड वाटर होता है, इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया जाता है। ठीक है ना, एसिड हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसकी वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा एसिड भी ऐड कर देते हैं। तो हम इसमें हमने यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम आपका कम है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम यहाँ पे इससे डबल होता है। इसका रीजन क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि मैं आपको अभी एक इक्वेशन पे वापस लेके आऊंगा, तो वो इस समय आ गया, उस पे आपको वापस ले जाने का। यस, अगर ये वाटर को डिकम्पोज किया जाए और उसे बैलेंस किया जाए तो ये हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा और ये हमारे प्रोडक्ट की साइड पे आ जाएंगे, यानी 2H2 डिकम्पोज होके आपको H2 और O2 देता है। तो उस सोल्यूशन का आप आंसर इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे, 2H2L और ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दैट साइड आप लिख देंगे 2H2 प्लस O2। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी 1 पार्ट ऑफ O2 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट डबलिंग द वॉल्यूम। ओके, आप जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर की, तो इस तरफ ऑक्सीजन का 1 है, आप ऑक्सीजन के सामने क्या कोएफिशिएंट है 1, और हाइड्रोजन के सामने क्या कोएफिशिएंट है 2। फॉर एवरी 1 पार्ट ऑफ O2 हाइड्रोजन के हमें 2 पार्ट्स यानी उससे डबल मिलता है। तो ये रीजन आपको अब समझ आ गया होगा कि हमारे को उसमें वॉल्यूम डबल क्यों है। मैं आपको आगे ले चलता हूं, यहां तक आपका चैप्टर रिवाइज करा दिया मैंने। ओके, यहां पे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन बुक से भी बनाए जा सकते हैं। तो इसका रीजन इसकी एक नेक्स्ट लाइन में ही लिखा है, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। दिस इज सिल्वर क्लोराइड, वो डिकम्पोज होकर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सिल्वर क्लोराइड है
उसका कलर ग्रे होता है, ठीक है। हम हमारी डेली लाइफ में तो हम इसको नहीं देखते हैं, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिकल्स में अगर देखने को मिल जाए या आपके पास हो ये, तभी आपको पता है, अदरवाइज आपको इसको याद करना पड़ेगा कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो उसका कलर ग्रे होता है। जब हम उसे सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और वो चली जाती है, ठीक है। आपके पास सिल्वर बचता है और सिल्वर का जो कलर होता है वो होता है क्या होता है, सिल्वर का टर्न्स ग्रे, सॉरी ये ग्रे, ये सिल्वर का कलर, ये सिल्वर क्लोराइड हमारा व्हाइट होता है, राइट। ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, दिस इज व्हाइट, और ये ग्रे हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर का कलर हमारा ग्रे होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही ये मैंने वाटर वाला यहाँ पे भी लिखा था, वो जो मैंने आपको समझा रहा था कि 2H2 और 2H2 फॉर एवरीवन, वो वाला यहाँ पे आपको क्लियर। अब जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है सेम, इसमें भी आपको ऐसी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको इनके कलर्स हैं कुछ, खासकर डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो कुछ खास तरह के कलर के होते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप आंसरिंग अच्छे से कर सको। नेक्स्ट, ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों के दोनों हमारे व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं, ओके। राइट नाउ व्हाइट फोटोग्राफी का कोई चलन नहीं है, नाम से कुछ कलर्ड है, बट पहले इसका बहुत यूज होता था, ओके। ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, राइट। कि ये एक्स सब्सटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला जब हम उसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं तो ये कैल्शियम, क्योंकि वैसे तो कई चीजें हो सकती हैं यूज, लेकिन हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। और वो पानी के साथ मिलकर वाटर के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन देता है और इसको हम व्हाइट वॉश करते हैं इसका, ठीक है। फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं आपको बता दूं जो मेन कंसेप्ट क्या है कि जो मोर एक्टिव होगा वो लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आपने क्रिकेट टीम में देखा ही होता है कि मैच में जो अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी होता है वो कम अच्छे खेलने वाले को सब्स्टिट्यूट कर देता है, राइट। तो जब नई टीम बनती है या तो जो ज्यादा अच्छा एक्टिव होगा वो अपने से कम एक्टिव को डिस्प्लेस कर। और इन रिएक्शंस में क्या होता है, कभी कभी प्रेसिपिटेट भी बनते हैं और प्रेसिपिटेट का कुछ कलर भी होता है, तो उस बेस पे भी कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एग्जांपल है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसकी जगह पे आ रहा है, ठीक है। आयरन कॉपर की जगह पे क्यों आ पा रहा है, और ये सारी की सारी रिएक्शन दोस्तों एक्वस यानी पानी में होंगी, सोल्यूशन में होंगे, ठीक है। एक्वा मींस वाटर के अंदर हो रही है। आयरन की हमने नेल्स ली या आयरन लिया, ठीक है, उसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कुछ कलर होगा, वो फेड हो जाएगा या उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उस बेस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कॉपर सॉलिड बनेगा, उसका कुछ कलर होगा, तो ये कलर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यस। अब यहाँ पे ये जो सॉलिड दे रहा है, दिखा रहा है आपको, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ एक्वा ये सब पानी में अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। हमने दो सॉल्यूशंस लिए, एक सॉल्यूशन हमने सोडियम सल्फेट का ले लिया, एक सॉल्यूशन हमने बैरियम क्लोराइड का ले लिया और उनको मिला दिया। तो जैसे ही हम मिलाएंगे वैसे ही हमारे पास कुछ प्रेसिपिटेट बनेंगे, और प्रेसिपिटेट का अगर कुछ करैक्टर है, अगर उसका कुछ कलर है, तो उस बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक, हाँ। तो डबल डिस्प्लेस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप, सोडियम और बैरियम एक दूसरे की जगह पे आ रहे हैं। सल्फेट के साथ पहले सोडियम था, अब वहां पे बैरियम आ गया। बैरियम क्लोराइड के साथ बैरियम था, अब वहां पे सोडियम आ गया, और ये रिएक्शन भी बैलेंस है। ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही हैं, ये आयनिक फॉर्म में सोल्यूशन में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता, अलग अलग नहीं होता। अगर कोई दो सब्सटेंस आपस, जैसे यहां पे देखिए, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। ये कॉपर और ऑक्सीजन है, कॉपर और ऑक्सीजन, हम कह रहे हैं ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल। ऑक्सीडेशन अगर होगा तो कोई ना कोई रिड्यूस भी होगा, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ ही होती है तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मींस जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो आप बताइए, ये जो कॉपर है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, क्योंकि कॉपर को तो ऑक्सीजन मिला है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहां पे कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो गया,
पर मैंने अभी आपको बोला था कि कोई ना कोई रिड्यूस तो हुआ होगा, तो दूसरा कौन बचा? O2। O2 क्योंकि O2 ने ऑक्सीजन दिया है, मतलब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कॉपर तो ऑक्सीडाइज हुआ है, O2 यहां पे रिड्यूस हुआ है। ओके, O2 रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। कॉपर ऑक्सीडाइज होके कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन रिड्यूस होके कॉपर ऑक्साइड बने। ध्यान देना। अब इस वाले रिएक्शन में आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। क्लियर कट है, जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो ये रिडक्शन हुई है इसकी। कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है? रिडक्शन। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर बना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर बना। क्लियर? तो ये वाला जो है कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ और इसके साथ वाला ऑक्सीडाइज हुआ। क्लियर? तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बोथ थिंग्स हैपनिंग टुगेदर, और ये हमेशा साथ ही साथ में होती है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई रिड्यूस ही नहीं हो रहा, या एक चीज रिड्यूस हो रही है तो कोई ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। फिर एक कंसेप्ट आपका और आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर आता है तो जो चीज ऑक्सीडाइज हुई है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करती है, और जो चीज रिड्यूस हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करती है। ठीक है जी, दोबारा से बता देता हूं। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड है ना, यहां पे ये क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ ना, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो हेल्प की ऑक्सीडेशन में। ध्यान से सुनिएगा, कॉपर ऑक्सीडाइज खुद तो रिड्यूस हुआ, पर इसने हेल्प की किसी की ऑक्सीडेशन होने में, तो दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से हाइड्रोजन खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ, पर इसने हेल्प की किसी की रिडक्शन होने में, तो दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने कोरोजन बताया था। कोरोजन जो होता है, जब भी किसी मेटल को हम फ्री रख देते हैं तो हो जाता है, और रस्टिंग इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको कई रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट करते हैं। कई तरीके हैं रस्टिंग को कम करने के या कोरोजन को कम करने के, वो भी फिलहाल आपके इस चैप्टर में नहीं डिस्कस किए, बाद में जब आएंगे तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को आपकी हेल्प बुक में कई सारे तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से इसको स्लो किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इससे हमारा जो फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग फूड होता है वो खराब हो जाता है। आपने चिप्स के पैकेट खाए होंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल किया जाता है? बिकॉज जो नाइट्रोजन गैस है N2 है, जो वो हाईली इनर्ट है, वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगी हमारे फैट को और ऑयल को। ठीक है, अगर हम उसमें सिंपल एयर भर दें या ऑक्सीजन भर दें तो वो सारा का सारा पैकेट ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, ताकि वो जो हमारा जो चिप्स है वो ऑक्सीजन के फ्री एयर या ऑक्सीजन गैस के टच में ना आए, और नाइट्रोजन हाईली इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट करेगी नहीं, तो आपका जो फूड मटेरियल है वो सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा। दूसरा, आप ये भी कहते हैं रेफ्रिजरेशन में रख के या एयर टाइट कंटेनर यूज करके या एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके हम रेंसिडिटी को स्लो कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आगे। अब यहां पे ये वाला मैं आपसे क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं, ये वाला, ये। ठीक है जी, अब आपको यहां पे क्या बताना है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो आपको समझ आ रहा होगा, सोडियम को ऑक्सीजन मिला है, इधर देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन लग गया ना, तो सोडियम तो ऑक्सीडाइज हुआ है। और ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि दोनों चीजें, एक ऑक्सीडाइज होगा तो उसके साथ वाला रिड्यूस होगा, तो जो ऑक्सीजन है वो यहां पे रिड्यूस हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि जो सोडियम ऑक्सीडाइज होके Na2O बन गया, ऑक्सीजन O2 रिड्यूस होकर Na2O बना। क्लियर? इसी तरीके से यहां पे। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन आपके रेफरेंस बुक में दे रखी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस तरह से समझाएगी है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से आपके समझा रखा है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। फिर ये आपके क्वेश्चन है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूं, ये वाला। अब देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। यहां पे ये लेड ऑक्साइड है जी, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड तो ये रहा, लेड के रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्साइड। देखिए जी, जो ये लेड ऑक्साइड है ना, इसका ऑक्सीजन इससे
इसने लूज किया अपना ऑक्सीजन, तो ये रिड्यूस हुआ है, लेड नहीं रिड्यूस हुआ, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, ये फोर्थ, ये तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद जो कार्बन है उसे तो ऑक्सीजन मिला है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं जी, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड नहीं रिड्यूस हुआ है इस रिएक्शन में। ठीक है, ये गलत है। कार्बन इज गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 ना, ये थोड़ी, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, CO2 नहीं ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, ये जो नीचे वाला ये भी गलत है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। ठीक है, ओके, एक ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये किसका एग्जांपल है? ये देखिए, आपके एल्युमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस किया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये आयरन डाल देंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस नहीं, ये पहला वाला ठीक है आपका। ये कुछ रिएक्शंस हैं, आपको ये अपनी हेल्प और रेफरेंस बुक में मिल जाएंगी, या आपके साथ इसमें भी दे रखे हैं, वहां से आपको ये बैलेंसिंग करनी है। आपने ये सारी की सारी बैलेंसिंग करके देखनी है, आसान है, आप करेंगे प्रैक्टिस। और ये वाले क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके फॉर्मूले पता हो। ठीक है, ये भी रिएक्शंस हैं, इनको बैलेंस करना है आराम से, बॉक्स मेथड लगाना, बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होती है, इनके एग्जांपल्स पता है आपको। रेस्पिरेशन को मैंने अभी बताया था आपको क्यों माना जाता है, वो रिएक्शन लिख के आप समझा देंगे। डिकम्पोजिशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। क्लियर? कोरोजन के ऊपर आपने डेफिनेशन लिखनी है, रेंसिडिटी की डेफिनेशन लिखनी है, इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं हम इसको कम करने के लिए। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन गैस इज हाईली इनर्ट होती है, इसलिए उसको उससे फ्लश करते हैं। ठीक है, ये शाइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस एलिमेंट एक्स। अब जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कॉपर होता है, वैसे कॉपर को जब आप हीट करोगे कॉपर ऑक्साइड बनता है, उसका कलर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन 2 एग्जांपल्स देने हैं। C+O2 CO2 लिए कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है, रिडक्शन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, ऐसे भी कई एग्जांपल्स आपको इस चैप्टर में दे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा तैयार हो जाता है। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, समझ आया होगा, और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।